हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और जो है इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे रोड टू एनडीए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग हमारा एनडीए टू 2023 तक जो है पूरा सिलेबस यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे विद फुल कंसेप्ट, विद फुल पीवाईक्यू प्रैक्टिस, विद फुल डेली प्रैक्टिस शीट्स। ठीक है ना। हम लोग डेली क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट होती जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करेंगे। कंसेप्ट को और बिल्डअप करने के लिए हम लोगों को जो है वो पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे, तो हम बाद में वो भी करेंगे। ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने देखा था कि कल हमने लास्ट में पढ़ा था ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का अगर मैं सम करूं तो वो मेरे पास क्या होता है? ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि भाई दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होंगी? दो मैट्रिक्स, मान लो मेरे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे पी इंटू क्यू are said to be equal, are said to be equal। यहां पे दो कंडीशनें होती हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब सबसे पहला उनका जो ऑर्डर है वो हमारा सेम होना चाहिए। जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स इक्वल कभी भी नहीं होंगी। तो मतलब कि ऑर्डर शुड बी सेम। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे m इज इक्वल टू मेरा p होना चाहिए और n इज इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए? q होना चाहिए। जब ये मेरा ऑर्डर सेम होगा तब चांसेस हो सकते हैं कि भाई वो मैट्रिक्स मेरी जो है वो इक्वल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई उनका ऑर्डर इक्वल होना ही होना चाहिए। दूसरा होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स should also be equal, should also be equal। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल का मतलब क्या है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इसका जो मेरा A12 है वो मेरा B12 के बराबर होना चाहिए। अगर इसका जो A12 है वो B12 के बराबर होना चाहिए तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गया ना। जो पोजीशन इस एलिमेंट की है वही पोजीशन इस एलिमेंट की होगी और वो इक्वल होने चाहिए, तब मैं दो मैट्रिक्स को क्या बोल सकता हूँ? इक्वल बोल सकता हूँ। अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? मान लो ये मेरा ए मैट्रिक्स है 1 2 0 8 और यहाँ पे मेरा बी मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऑर्डर मुझे क्या दिख रहा है? 2 इंटू 2 और बी मैट्रिक्स है 1 2 0 8। यहाँ पे भी ऑर्डर मेरा क्या है? 2 इंटू 2। मतलब कि हूबहू सेम होनी चाहिए, तब वो मैं उनको क्या बोल सकता हूँ? दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकता हूँ। ठीक है। या फिर जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तब जो है उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देखूं अपना एक, मान लो मुझे दो मैट्रिक्स उसने इक्वल बोली हुई है इस तरीके से कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, और यहां पे मुझे वैल्यूज दे रखी हैं 9 3 एंड 9 3 एंड 8। सपोज करो मुझे ये तीन वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि मैट्रिक्स हमारी इक्वल है। अगर मैट्रिक्स हमारी इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो मतलब कि मेरे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी मुझे। पहली इक्वेशन क्या मिलेगी? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मेरा क्या होगा? 9। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 3। और तीसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है? x प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 8। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशंस मेरे पास है। इन तीनों को सोल्व करके मैं x y z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूं तो मेरे पास बन रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे पास 9। तो ये इक्वेशन मैंने माइनस करी, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करने पे y की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 और z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x, y और z की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है जी। अगर मैं एक और क्वेश्चन देखूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, एक और क्वेश्चन मान लीजिए 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू मेरे पास है 0 y माइनस 2 8 एंड 4 8 एंड 4। तो यहां पे ये दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दी हुई है, यहां से मुझे x और y की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी कि भाई इनकी वैल्यूज क्या कुछ बन सकती है। ठीक है जी। अब अगर मैं चेक करूं, मैंने क्या बोला था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरे इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर मेरे इक्वल होते हैं तो मेरी जो ये 3x प्लस 7 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पे 3x प्लस 7 जब मैंने 0 की इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, -7/3। ठीक है जी। और मैंने ये y माइनस 2 को किसकी इक्वल पुट करा, 5 के। तो यहाँ से y माइनस 2 को जब मैंने 5 के इक्वल पुट कर दिया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 7। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 7। अब मुझे एक चीज और चेक करनी है यहाँ पे कि भाई हर जगह y की वैल्यू मेरी 7 बन रही है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँ y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू यहाँ पे भी 7 बन रही है। और अगर मैं इसको चेक करता हूँ 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा -2/3x। अगर यहाँ पे चेक करें ना तो x की जो वैल्यू वो मैच नहीं कर रही है यहाँ पे। अगर x की वैल्यू मैच नहीं कर रही तो मतलब कि देयर इज नो सच वैल्यू सो दैट दिस मैट्रिक्स कैन बी इक्वल। ठीक है ना। अगर ऐसी कुछ कंडीशन बनती है ना, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आ रही है, तो मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन बन ही नहीं पाएगी जिसमें ये जो मेरा है मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी हमसे वो पूछता है। अब आगे अगर हम लोग देखें, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में जैसे हम लोग अगर नंबर्स की बात करें, हम लोग वहां पे कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम किन्हीं भी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, हम किन्हीं भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और देखा जाए तो उन दो नंबर को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स में क्या है, एडिशन यूज कर सकते हैं। हम लोग किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या एडिशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं। ऐसे नहीं मैं रैंडमली किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ, वो हम लोग बताएंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के लिए जो एडिशन है वो डिफाइंड है। ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो वो भी एग्जिस्ट करता है, मैं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई भी हम लोग दो मैट्रिक्स का कर सकते हैं। बट अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन दो मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं है। इसके लिए हमें जो है आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो मैं दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकता, बाकी इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ। ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे कि भाई इनको यूज करने के लिए हमारे लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अगर मैं सबसे पहले एडिशन की बात करूं, सबसे पहले मैं एडिशन की बात करूं तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि भाई दो मैट्रिक्स, जिन भी मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूं, एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है ना। इट इज डिफाइंड फॉर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। अगर ऑर्डर हमारा सेम नहीं है तो एडिशन डिफाइंड नहीं है।
अगर ऑर्डर हमारा सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, तो जो है मैट्रिसेस सॉरी जो एडिशन है वो हमारा डिफाइंड नहीं है, ये ओनली डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फॉर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस ओनली। ठीक है ना, अगर ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम है तभी हम लोग दो मैट्रिसेस का क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दो मैट्रिसेस का एडिशन कभी भी नहीं होगा। अब एडिशन का तरीका क्या होता है, एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना होता है तो जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, अब ऐड कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये इस तरीके का 1 2 5 8 0 3, और मेरे पास बी मैट्रिसेस है 3 2 0 9 10 11। जब मैं a प्लस बी करूंगा, जब मैं यहाँ पे a प्लस बी मैट्रिसेस निकालूंगा तो जो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है ना उन्हीं को मैं आपस में ऐड करूंगा और मैं अपना रिजल्ट निकाल दूंगा। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पे a11 मेरा ये है तो मैं इसको b11 से ही ऐड करूंगा सिर्फ। ठीक है ना, a11 को मैं b11 से ऐड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 + 3, ये 2 को जो है वो मैं इस 2 से ही ऐड करूंगा। इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यही है ना, जो पोजीशन इस एलिमेंट की है वही पोजीशन इधर उस एलिमेंट की होगी, तभी मैं उन दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 + 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 5 + 0, यहाँ पे 8 की बात करूं तो 8 + 9, 0 + 10, 3 + 11। इस तरीके से मैं दो मैट्रिसेस को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि दो मैट्रिसेस का एडिशन कब हो सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और हम लोग ऐड कैसे करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई रैंडमली किसी भी एलिमेंट को किसी से भी ऐड कर दिया। समझ आई बात, रैंडमली किसी भी एलिमेंट को मैं किसी भी एलिमेंट से ऐड नहीं कर सकता। इसका ऐड करने का तरीका यही है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देखूं कि भाई a = हमें दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, √3 1 -1 2 3 0, और b हमें दिया हुआ है 2 √5 1 -2 3 and 1/2। अब यहाँ पे जब मुझे a + b करना है ना तो जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है बस उनको मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे √3 किससे ऐड होगा, 2 से, तो ये वैल्यू मेरी बनेगी √3 + 2। 1 किससे ऐड होगा, √5 से, तो यहाँ पे मेरा बनेगा 1 + √5, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 0 + ½ तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये ½ ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये ½ अब आगे हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, किसी भी नंबर से अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। सब्ट्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले मैं समझूंगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी, बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी मैं किसी मैट्रिसेस को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तब होता क्या है, हर एक एलिमेंट उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तब होता क्या है, हर एक जो एलिमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हमारा हो जाता है।
मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देखता हूं, अगर मान लो मेरा मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू सपोज करो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको लेट्स सपोज मैं इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब मुझे चाहिए 5a। तो जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, तब क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h एंड 5i, ठीक है ना। इस तरीके से जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर की, कि अगर मैं किसी एक स्केलर क्वांटिटी को, मैंने यहाँ पे के लेट कर लिया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब मैं प्रॉपर्टीज देखूंगा इसकी कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे के और मान लो एल भी है, के और एल को स्केलर क्वांटिटी मान लेता हूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि भाई मैं a प्लस बी को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इनको इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, के ए प्लस के बी। इन पॉइंट को ना ध्यान से समझना, जो भी बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहा होगा ना, उसको लगेगा कि यार ये तो कॉमन सी चीजें, इसमें प्रॉपर्टी वाली बातें क्या है। जैसे जैसे आप लोग मैट्रिक्स को आगे पढ़ोगे, तब आप समझोगे कि भाई मैट्रिक्स अलग चीज है और जो हम लोग वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो अलग चीज है, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने एक स्केलर को दो मैट्रिक्स के सम से मल्टीप्लाई करा, अगर मैं दो स्केलर के सम को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, तब भी मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, ठीक है ना। तब भी मैं इसको क्या कर सकता हूं, अलग अलग लिख सकता हूं। मैं यहां पे दो स्केलर क्वांटिटी के प्रोडक्ट को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, k इंटू एल ए या फिर l इंटू के, l इंटू के ए, ठीक है जी। अब एक आता है यहाँ पे -1, किसी भी मैट्रिक्स को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ -a, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -a। या फिर अगर -a लिखा हो तो उसको मैं क्या लिखूंगा, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा क्या बन जाएगा, वो -a। जब इस प्रॉपर्टी के बाद जब हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि भाई मैं मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इस पॉइंट के बाद हम लोग जो है दो मैट्रिक्सेस का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो कि मैं लिख रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मुझे इस तरीके से करना है a माइनस बी। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, a प्लस में -1 इंटू बी, मतलब कि b के जितने भी एलिमेंट है उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर उन दोनों मैट्रिसेस का क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। इस तरीके से हमारा जो है वो मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन डिफाइन है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मान लो ए मैट्रिक्स मेरी है कि 1 5 6 7 8 9 12 13 15, और बी मैट्रिक्स है मेरी 2 5 8 10 15 20 21 24 एंड 90। अब मुझे यहाँ पे निकालना है a माइनस बी। अब मैं करूंगा क्या,
मैं पहले इसको इस तरीके से लिखूंगा a प्लस में -1 इंटू बी। अब मैं b के अंदर इस -1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं b के अंदर क्या करूंगा, इस -1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, -1 इंटू बी जो मेरी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, हर एक एलिमेंट के साथ माइनस आ जाएगा, -2 -5 -8 -10 -15 -20 -21 -24 -19, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐड करूंगा, ए मैट्रिक्स मेरी क्या है 1 5 6 7 8 9 12 13 15 प्लस में -2 -5 -8 -10 -15 -20 -21 -24 एंड -19। इस तरीके से जो है वो दो मैट्रिसेस का जो सब्ट्रैक्शन है वो डिफाइंड है, ठीक है ना। तुम लोग पेपर में तो ऐसा नहीं कि भाई इसको अलग अलग करने बैठे हुए, वो तो सीधा माइनस कर सकते हो, बट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर वो थ्योरी रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाता है तो उसमें हमें इस तरीके से याद रखना है कि हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि पहले मैं उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑपरेशन तो डायरेक्ट वही बनता है। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में माइनस का 2, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या आएगी 1 - 2 कितना हो गया -1 5 - 5 0 6 - 8 माइनस का 2 7 - 10 -3 -7 -11 -9 -11 एंड माइनस का 4। तो मेरे पास यहाँ पे a - b मैट्रिक्स क्या आ गई ये, ठीक है जी। इस तरीके से दो मैट्रिसेस का जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी, अब मैं देखूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स, मतलब कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। हर एक चीज के लिए, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पे कंडीशन होती है। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली मैं किसी भी दो जो वैल्यूज हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले मैं चेक करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में मेरे पास क्या आएगा कि जो प्रॉपर्टी होती है ना इनकी, जो एडिशन होता है वो कॉम्युलेटिव इन नेचर होता है। क्या होता है एडिशन हमारा, क्या होता है कॉम्युलेटिव इन नेचर। कॉम्युलेटिव मतलब कि कॉम्युलेटिव मतलब का ये है कि अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूं, अगर मैं मैट्रिक्स a प्लस बी कर रहा हूं तो वो b प्लस a के इक्वल होगा। तो ये मेरा क्या होता है कॉम्युलेटिव लॉ। और दूसरा होता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर मैं यहां पे a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी कर दूं तो वो मेरा a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी होगा। तीसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो ये जो मैं लो वगैरह लिखवा रहा हूं ना, ये लो हमारे थ्योरी के क्वेश्चन में काम आते हैं, वो इनसे थ्योरी हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि मैं किसी एक मैट्रिक्स के लिए दूसरी ऐसी मैट्रिक्स
बना सकता हूं जिसको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 0, जिसको ऐड करके मेरे पास क्या आएगा, मतलब ऐसी सॉरी a प्लस o इज इक्वल टू a। इस मैट्रिक्स के लिए मैं एक ऐसा एडिटिव इनवर्स ऐड कर सकता हूं जिसको ऐड करने पे मैट्रिक्स मेरा मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। चौथा हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ, एक मिनट, अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मेरा क्या रहेगा यहाँ पे कि a प्लस में मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसको ऐड करके मेरे पास क्या आएगा 0। इसको तो मैं बोलूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मैं क्या बोलूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब a के लिए मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं या एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी कि जिसको मैं a में ऐड करूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा 0। फिर इसके बाद हमारा बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मुझे कहता है कि मैं a में एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूंगा जिससे मेरा जो है वो मैट्रिक्स रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि मेरे पास एक ऐसी नल मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की। ठीक है जी। अब आगे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल होते हैं। मैं रैंडमली किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। जैसे हमने एडिशन में चेक करा कि जो दो मैट्रिसेस को मैं ऐड तभी कर सकता हूं अगर उनका ऑर्डर सेम है। ऐसे रैंडमली मैट्रिसेस का एडिशन नहीं कर सकता, हर एक मैट्रिसेस के लिए एडिशन एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में मेरे पास क्या रहेगा, दो मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूं, दो मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूं अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो मेरा है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल हो। अगर ये इक्वल नहीं है तो मेरे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैं मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो इसका ऑर्डर m इंटू n है और यहाँ पे इसका n इंटू p है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड ये इक्वल दिख रहे हैं। जब ये इक्वल है तब मैं यहाँ पे इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब a और b, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं a और b, इसको मल्टीप्लाई करके सपोज करो मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है c, तो मैं इस c मैट्रिक्स का भी ऑर्डर यहीं से फाइंड आउट कर सकता हूं कि भाई उसका ऑर्डर क्या रहेगा। उसका ऑर्डर मेरे पास रहेगा m इंटू p, मतलब कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है ना। इस तरीके से मैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करूंगा। इसके लिए कंडीशन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है। अब मैं एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई इनको मैं मल्टीप्लाई कर कैसे सकता हूं। दो मैट्रिसेस का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अभी मान लो मेरे पास एग्जांपल ये है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे b मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 5 3 2 1। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड और नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट ये मेरे इक्वल है, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का, ये बच गया ना 2 यहाँ पे और 2 मेरा यहाँ पे बच गया। तो जो मेरी सी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। अब इसको मैं करूंगा कैसे,
जो मेरी पहली रो है मैं उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा पहला एलिमेंट निकालने के लिए। यहां पे मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ये 4 एलिमेंट मेरे पास क्या होंगे, A11, A12, A21, A22। तो जो ये मेरे को डिनोट कर रहा है, ये पहले का रो सेकंड का कॉलम, पहले का रो सेकंड का कॉलम, पहले का रो सेकंड का कॉलम, पहले का रो सेकंड का कॉलम। मतलब कि A11 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, वहां से मेरे पास पहला एलिमेंट आएगा। अब वो मल्टीप्लाई भी किस तरीके से होगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का, मतलब कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा 1 into 1, प्लस में दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 2 into 5, तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा 3 into 2। ठीक है जी। अब A12 मुझे निकालना है कि मतलब कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम। जो ये नीचे नंबर है ना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का तो ये पहला रो ले रहा हूं और दूसरे मैट्रिक्स का मैं सेकंड कॉलम ले रहा हूं, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से, मतलब यहाँ पे 1 का मैं करूंगा 2 से, तो ये मेरे पास बनेगा 1 into 2, फिर 2 का मैं करूंगा 3 से, प्लस में 2 into 3, फिर मैं 3 का करूंगा 1 से, प्लस में 3 into 1। सिमिलरली A21 मुझे निकालना है। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 4 into 1, प्लस में 5 into 5, प्लस में 6 into 2। फोर्थ एलिमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 4 into 2, प्लस में 5 into 3, प्लस में 6 into 1। ठीक है ना। अब इसको जोड़ देते हैं, क्या बनता है, यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 1 + 10 + 6, और यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 2 + 6 + 3, और ये मेरे पास बन रहा है 4 + 25 + 12, यहाँ पे 8 + 15 + 6। तो इनको जोड़ करके लिख देते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। सी मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला एलिमेंट मेरे पास क्या बन रहा है, 10 और 6 16 और 1 17, तो यहाँ पे आएगा 17। ये मेरा क्या बन रहा है, 6 3 9 और 2 11, और यहाँ पे क्या बन रहा है 25 और 12 37, 37 और 4 41। यहाँ पे क्या बनेगा 15 और 6 21, 21 और 8 29। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे सी मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा 2 into 2। ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है, देखो यहाँ पे तो क्या था कि A into B भी एग्जिस्ट कर रहा है और B into A भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट कई बार क्या होता है कि भाई जरूरी नहीं कि अगर A into B एग्जिस्ट करे तो B into A भी एग्जिस्ट करे। मतलब कि अगर मैं ऑर्डर लेता हूँ, A का ऑर्डर ले लेता हूँ मान लो 2 into 3, और मैं B का ऑर्डर ले लेता हूँ 3 into 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करो, A into B तो एग्जिस्ट करेगा, बट अगर मैं B into A को लिखूं तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब कि ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा नहीं, और उसके बाद इक्वल है या नहीं है वो तो बाद की बात है। पहली बात तो कि मैं A into B तो निकाल सकता हूँ, B into A तो यहाँ पे निकाल ही नहीं सकता, इक्वल तो फिर बाद की बात होगी। ठीक है। फिर अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे जो है हमारा कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्युलेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कॉम्युलेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि कॉम्युलेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये है कि अगर A इंटू जो मेरा B है वो जरूरी नहीं है कि भाई B इंटू A के इक्वल हो हर बार। ठीक है ना, कुछ एक आधा केस बन जाता है जिसमें B इंटू A और A इंटू B दोनों इक्वल हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल नहीं है। कॉम्युलेटिव लॉ तब एग्जिस्ट करता अगर ये हर एक मल्टीप्लीकेशन के लिए जो लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि पहले मैं A इंटू बी करूँ फिर C करूँ, तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ A B इंटू C। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी को जो है वो c से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकता हूँ, ac प्लस में bc, ठीक है जी, ac प्लस में bc। अब ये 3 लॉ है जो मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं एक बार। इसको ना इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि अगर मेरा मान लीजिए मुझे इतना दिख गया है ना कि भाई a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होता, तो मतलब कि जब भी मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट करेगा कि मैं लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ या राइट साइड से कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों, अगर मान लो मैं b को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं b को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो हमें देखना होगा कि हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं या फिर b को मैं राइट साइड से कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से मतलब ये हो गया कि मैं आगे a रख रहा हूँ, राइट साइड से मतलब हो गया कि मैं आगे b लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को फिर जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब ये लो किस लिए इंपॉर्टेंट है, मान लो मेरा जो b इज इक्वल टू सी है, फिर मैं यहाँ पे दोनों साइड से इसको a से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं इधर b को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो इधर c को भी मुझे लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा b इज इक्वल टू सी है और मैं दोनों को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड से कर दो, इसको राइट हैंड साइड से कर दो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, मतलब कि ये हर एक मैट्रिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। हाँ ये है कि अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ तो इधर भी लेफ्ट हैंड से करना पड़ेगा, अगर मैं इधर जो है राइट हैंड से कर रहा हूं तो इधर भी मुझे राइट हैंड साइड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो मेरी इक्वालिटी है वो बनी रहेगी, अदरवाइज जो इक्वालिटी है वो नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या करा है, ये पढ़ा है कि भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग कैसे और कौन कौन से लगा सकते हैं। अभी तक जो है हमने 2 लेक्चर में सिर्फ थ्योरी को ही करा है, एक लेक्चर हमारा थ्योरी का और आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम लोगों को करना कैसे होता है, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को जो है ये थ्योरी पार्ट अभी तक समझ आ रहा होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है वो वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।